शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। सीटेट सॉल्व सीरीज़ के इस क्रम में आज हम सीटेट वर्ष 2011 के प्रथम प्रश्न पत्र के संस्कृत भाषा द्वितीय के 15 पेडागॉजी के प्रश्नों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत, अर्थात प्रदत्त विकल्पों से समुचित उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या है 136। क्या कह रही है? बालानाम आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, अर्थात बालानाम बालकों का आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसे आप RTE शॉर्ट फॉर्म में RTE 2009 के नाम से जानते हैं। तो कह रहे हैं कि बालकों के इस अधिनियम में शिक्षा का एकोद्देश्य रूपेण, एक उद्देश्य के रूप में, किसका? सर्वांगीण विकासस्य, बच्चों के सर्वांगीण विकास का उल्लेखनम करोति, उल्लेख करता है। अर्थात यह अधिनियम बच्चों के एक उद्देश्य के रूप में सर्वांगीण विकास का उल्लेख करता है। तो अस्य अभिप्रायः अस्ति, इस सर्वांगीण विकास का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर पहला विकल्प देते हैं, प्रत्येकम बालकस्य, प्रत्येक बालक की, यानी कि जो 6 से 14 आयु वर्ग के समूह का है, शीघ्रातिशीघ्रम वृद्धि भवेत, शीघ्रातिशीघ्र माने जल्द से जल्द, वृद्धि भवेत माने होनी चाहिए। तो यहाँ पर केवल वृद्धि की इन्होंने बात की। आगे दूसरा विकल्प हम देखते हैं, फिर अंत में हम ये तय करेंगे कि हमारा जो है समुचित उत्तर क्या है। प्रत्येकम बालकः, प्रत्येक बालक एक शक्ति युक्त प्रौढ़ रूपेण, यानी एक ताकतवर प्रौढ़ या वयस्क के रूप में कह लीजिए कि विकसितः भवेत, विकसित होना चाहिए। इत्यस्मिन् संदर्भे, इस संदर्भ में, तस्य, उसकी, स्वास्थ्यम प्रति, उसके स्वास्थ्य के प्रति, समुचितम अवधानम, अर्थात समुचित ध्यान देना चाहिए। यतो ही, क्योंकि, सह भावी आह्वानानि, भावी आह्वानानि, हाँ ठीक है, भावी आह्वानानि स्वीकर्तुम समर्थः भविष्यति, क्योंकि वह भावी आह्वानानि, अर्थात चुनौतियों को, या आप कह लें चैलेंजेस, चुनौतियों को, भावी चुनौतियों को स्वीकार करने में समर्थ हो सकेगा। इसलिए इसे बालकों के सर्वांगीण विकास का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। तीसरा, बालकस्य संपूर्ण विकास संदर्भे, बालक के संपूर्ण विकास के संदर्भ में, तस्य, उसकी, व्यक्तित्व की, शारीरिक मानसिक भावात्मक पक्षाणाम समुचितम पुष्टिकरणम, यानी शारीरिक मानसिक भावात्मक पक्षों का जो समुचित पुष्टिकरण है वह होना चाहिए। तो ठीक बात है। अगला भी विकल्प देख लेते हैं, बालकः समुचित काले राष्ट्रस्य आर्थिक विकासे, बालक समुचित समय में राष्ट्र के आर्थिक विकास में समुचितम योगदानम दातुम योग्यः भवेत, समुचित आर्थिक विकास में समुचित योगदान दातुम देने के लिए योग्यः भवेत, योग्य होना चाहिए। तो अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। पहले में इन्होंने कहा कि शीघ्र वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि हो गई तो हम मान लेंगे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो गया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये विकल्प खारिज हो जाएगा, इसलिए कि केवल वृद्धि की बात कर रहे हैं। अतः इन्होंने केवल वृद्धि की बात करके इस प्रश्न को खारिज करने का अधिकार आपको दे दिया। क्योंकि देखिए, वृद्धि और विकास, ये एक चैप्टर भी है पूरा। विकास में वृद्धि निहित होगी, एक मोटी मोटी लाइन में आप समझिए। यदि डेवलपमेंट है तो ग्रोथ उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इसका ठीक उल्टा, वृद्धि में विकास हो
ऐसा नहीं कहा जा सकता। अर्थात वृद्धि में विकास हो ही यह नहीं कहा जा सकता। कैसे? यदि मेरा हाथ इसने अपनी ग्रोथ कर ली है, लेकिन ये वस्तुओं को पकड़ने में, किसी पेन को चलाने में समर्थ नहीं है, तो हम कहेंगे वृद्धि तो हुई है हाथ की, परंतु विकास नहीं हुआ है। तो इस आधार पर चूंकि एकांगी वृद्धि की बात की और वृद्धि से बालकों का सर्वांगीण विकास का जो उल्लेख हुआ है उसमें उसका समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प, इन्होंने प्रत्येक बालक को एक शक्ति युक्त प्रौढ़ के रूप में विकसित होने की बात की, यानी एक शक्ति युक्त प्रौढ़ के रूप में आप उसका विकास करिए और कह रहे हैं कि उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए इत्यादि बातें। तो यहीं पर ये प्रश्न जो है, विकल्प जो है रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। तीसरा, बालक के संपूर्ण विकास के संदर्भ में तीसरा ऑप्शन हमारा बात कर रहा है कि शारीरिक, मानसिक, भावात्मक पक्षाणाम और सर्वांगीण, ये जो शब्द होता है ये इन्हीं पक्षों की बात करता है। ठीक, सर्वांगीण पक्ष का मतलब यही सारे पक्ष इसमें समाहित रहते हैं। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा सही लग रहा है। और चौथा जो है, बालक समुचित काले राष्ट्र से आर्थिक विकास है। अब आप यहीं पर तर्क करें, क्या केवल आर्थिक विकास राष्ट्र का, सामाजिक विकास नहीं इंक्लूडेड होगा? आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास ये नहीं होने चाहिए? तो आर्थिक विकास कह करके इन्होंने इस विकल्प को भी संकुचित कर दिया, सीमित कर दिया या एकांगी बना दिया, तो यह भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 137। प्रत्यक्ष अनुदेशनम अधिकृत, यानी प्रत्यक्ष अनुदेशन को अधिकृत करके कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी, किसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी है? पहला ऑप्शन अध्यापकस्य, अध्यापक की, अधिगम कर्तुः यानी अधिगम कर्ता की, अर्थात जो सीखने वाला है उसकी, या कह लीजिए शिक्षार्थी है या जो विद्यार्थी है। तीसरा अध्यापकस्य अधिगम कर्तुः च, अर्थात अध्यापक और अधिगम कर्ता दोनों की। अथवा चौथा ऑप्शन श्रव्य दृश्य संसाधना नाम। तो देखिए, इस प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचने से पहले हमें प्रत्यक्ष अनुदेशन को समझना ज़रूरी है। देखिए, ये जो अनुदेशन शब्द आता है, जो कि जिसका इंग्लिश जो है रूपांतरण जो होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है, और जो किसी वस्तु के उपयोग या कह लें आप प्रयोग आदि के विषय में विस्तृत निर्देश की ओर इशारा करता है। जैसे कई बार आपने किसी डिपार्टमेंट में या कॉलेज में सुना होगा कि इसके संदर्भ में हम क्या करें और क्या ना करें, वो अपने ऊपर के अधिकारियों से निर्देश मांगते हैं, इंस्ट्रक्शन मांगते हैं। तो ये चीज़ हो गई निर्देश। अब प्रत्यक्ष निर्देश को देखें आप कि शिक्षा में प्रत्यक्ष निर्देश या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम लर्निंग प्रोसेस में किसी कह लें कि पर्पसफुल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वह चीज़ शिक्षा में इंस्ट्रक्शन कही जाएगी। यह एक प्रकार से शिक्षक आधारित वह प्रक्रिया है जिसमें वह मुख्य रूप से जो है अपनी भूमिका निभाता है, और उसमें प्लानिंग, मैनेजमेंट इत्यादि चीज़ें जो हैं वो समाहित होती हैं। तो मोटे तौर पर जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से टीचर डायरेक्टेड होती है, जिसमें बच्चे किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखते हैं या लर्न करते हैं। और इस प्रकार के अनुदेशन में जो श्रव्य दृश्य संसाधन हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी प्रत्यक्ष अनुदेशन में सर्वाधिक प्रभावकारी भूमिका जो है वो श्रव्य दृश्य संसाधनों की है। डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ अपना महत्व रखता है, प्रदर्शन, इस वजह से सर्वाधिक प्रभावी हमारा चौथा विकल्प होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है
यदि शिक्षक इसमें इस प्रश्न में यह पूछा गया होता कि किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, या यूं कह लें कि केंद्रीय भूमिका में कौन रहता है, तो आपका उत्तर पहला हो जाएगा। अध्यापक यहाँ केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब चूंकि प्रश्न में सर्वाधिक प्रभावकारी भूमिका का उल्लेख आया है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 138। एकः शिक्षकः चित्रेण सह, एक शिक्षक चित्र के साथ, सह माने साथ, गृहस्य दृश्यस्य वर्णने, घर के दृश्य के वर्णन में संलग्नः संलग्न है। ठीक। चित्र में पिता पाकशालायाम पाकक्रियायाम संलग्नः, चित्र में जो पिता है वह पाकशाला में यानी रसोई में पाकशाला क्रियायाम संलग्नः, पकाने की क्रिया में संलग्न है। और चित्र में क्या है, माता संगणकस्य सहायेन कार्य संलग्ना, माता जो है वो संगणक यानी कंप्यूटर के सहायता से कार्य में संलग्न है। और पुत्रः च, और पुत्र सीवन प्रक्रियायाम लग्नः, सीवन प्रक्रिया अर्थात सीने की प्रक्रिया में संलग्न है, किसी कपड़े इत्यादि को सी रहा है। अध्यापकः चित्र द्वारा किम स्पष्टीकर्तुम इच्छति, तो इस चित्र में अध्यापक जो है वो चित्र द्वारा किम माने क्या, स्पष्टीकर्तुम स्पष्ट करने की या करने के लिए कह लीजिए, इच्छति इच्छा कर रहा है। पहला विकल्प आपका कार्यम एव पूजा, दूसरा कार्यस्य महत्वम, तीसरा कार्य विभाजनम, चौथा लिंग संबद्ध पूर्व धारणानाम उन्मूलनम। तो ये चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है आगे चल कर के भी हम देखेंगे, कई बार रिपीट भी हुआ है। तो लिंग संबंधी यहाँ पूर्व धारणा जो बनी हुई है कि माँ का कार्य जो है रसोई से संदर्भित है, संबंधित है, और पिता का कार्य अलग तरह से है, जो एक व्यवहारिक दृष्टि है आज के समाज की, उसके विपरीत चित्र दर्शाया गया है, जहाँ की पिता रसोई में, माता कंप्यूटर पर, और बच्चा या पुत्र कह लीजिए वो सीने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो ये लिंग संबंधी पूर्व धारणा का उन्मूलन कर रहा है यह चित्र, और चित्र द्वारा अध्यापक यही स्पष्ट करना चाहता है कि लिंग संबंधी जो जेंडर बायस है वो हमें नहीं रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 139। अध्यापकाः नवीन कठिन शब्दार्थान स्पष्टीकुर्युः, अर्थात अध्यापक नवीन कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्टीकुर्युः स्पष्ट करने में, इति इस प्रकार, न अपेक्षते अपेक्षा नहीं करते, किमर्थम क्यों, यानी कोई नवीन कठिन शब्द आ जाए तो उस शब्द का अर्थ का स्पष्टीकरण कि अगर वहाँ पर अपेक्षा नहीं कर रहा है कोई अध्यापक, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए कि क्यों ऐसा वो कर रहा है। तो पहला, छात्राः सहज रूपेण शब्दार्थान जानन्ति एव, अर्थात छात्र सहज रूप से शब्दार्थान शब्दों के अर्थ को जानन्ति एव जानते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस वजह से वो जो है स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं कर रहा है। दूसरा, संदर्भ संकेत द्वारा अर्थावबोधने, यानी संदर्भ और संकेत के द्वारा अर्थ के अवबोधन में, अर्थ की समझ में बाधा भवति, बाधा होती है। तो हाँ, ये थोड़ी ठीक बात है, लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं विकल्पों को। अध्यापकाः स्वयं अर्थान वदेयुः, अध्यापकों को स्वयं, अध्यापक जो है वो स्वयं अर्थों को वदेयुः माने बोलेंगे ही, तो इति छात्राः, या बोलना चाहिए कह लीजिए वदेयुः, इति इस प्रकार छात्राः न इच्छन्ति, छात्र जो है इस प्रकार की इच्छा नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। चौथा, शब्दावल्याः अपेक्षया, शब्दावली की अपेक्षा
व्याकरणम अधिकम महत्वपूर्णम, व्याकरण अधिक महत्वपूर्ण है। तो नहीं भैया, ऐसा कोई क्राइटेरिया या कोई सिद्धांत कह लीजिए, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ये सही हो जाएगा। संदर्भ संकेत द्वारा अर्थावबोधने बाधा भवति। आगे चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर अधिकाधिक भाषाभ्यास, अधिक से अधिक भाषा का अभ्यास कारणीय, कराना चाहिए। ठीक है, कृ धातु में अनियर प्रत्यय है यहाँ पर। एन, जिससे बाला, मतलब इस तरह का अगर आप अधिकाधिक अभ्यास करा रहे हैं तो एन जिससे बालाह माने जो बच्चे हैं, किस प्रकार की लक्ष्य भाषा व्यवहारे, लक्ष्य भाषा के व्यवहार में, यानी जो भाषा आप सीखने जा रहे हैं, लक्ष्य भाषा वही कहलाती है जिस भाषा को आप सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए हिंदी आपको आती है, मातृभाषा है आपकी, अब आप इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं या संस्कृत को सीखने जा रहे हैं, तो वो लक्ष्य भाषा कहलाएगी, इंग्लिश या संस्कृत। तो लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणाः भवेयुः, निपुण होंगे। कहने का तात्पर्य प्रारंभिक स्तर पर अगर अधिक से अधिक अभ्यास कराए जाने चाहिए, जिससे बच्चे किस प्रकार जो है वो लक्ष्य भाषा के व्यवहार में निपुण होंगे या होने चाहिए, तो आपका जो उत्तर होगा वो प्रवाह रूपेण, सृजनात्मकतया, समुचित रूपेण और भूयो भूय। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। सृजनात्मकतया लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणाः भवेयुः। ठीक, भूयो भूय माने बार बार, तो ये होगा नहीं। समुचित रूपेण, ये इससे अच्छा विकल्प है ये आपका सृजनात्मक। और प्रवाह रूपेण, तो ये इसी में अंतर्भूत हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि पहला विकल्प प्रवाह रूप में और तीसरे विकल्प समुचित रूप में की तरफ हम नहीं जाएंगे। उसकी वो एक वजह ये भी है कि अधिकाधिक अभ्यास जो है वो तो भाषा के व्यवहार में एक प्रवाह ला देता है, और समुचित रूप से आप अपनी बात रखने लगते हैं या करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें, कारणीय पद, कराया जाना चाहिए, इस तरह से कराया जाना चाहिए कि वह सृजनात्मक लक्ष्य भाषा व्यवहार में निपुण हो जाए। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी पर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि कोई भी नवीन और मौलिक, नवीन एवं मौलिक जो विचार हो या किसी वस्तु का उत्पादन हो, वह सृजनात्मकता कही जाती है। और अगर इसके हम एस्पेक्ट्स की बात करें या पहलुओं की बात करें, तो उसमें आपकी फ्लुएंसी भी शामिल है, प्रवाह भी इसमें शामिल है, और 4 हैं इसके। फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और एलेबोरेशन होना चाहिए, यानी विस्तारण होना चाहिए। तो ये सब भाषा, लक्ष्य भाषा व्यवहार के संदर्भ में सृजनात्मकता जो है इन सब पहलुओं को समाहित कर रही है, इसलिए इसका उत्तर सृजनात्मकतया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 141। निम्नलिखितेषु अवबोधन प्रक्रिया संदर्भे वाचन कौशलस्य विकासार्थं किं सर्वाधिकं प्रभावपूर्णम्। अर्थात निम्नलिखित में अवबोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के संदर्भ में वाचन कौशल से, यानी वाचन कौशल की, यानी पढ़ने के कौशल की, वाचन में पढ़ना, पढ़ने के कौशल की के विकासार्थम, विकास के लिए, किम माने क्या, सर्वाधिक प्रभावपूर्णम, सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है। पहला आंसर है आपका छात्राः मौन वाचने कुशलाः भवेयुः। छात्र मौन वाचन में कुशल होने चाहिए। किस तरह से, और क्या, अवबोधनात्मक प्रश्नान अपि प्रक्षेयुः, और अवबोधात्मक प्रश्न भी वह पूछें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वाचन समय, यानी पढ़ने के समय, छात्राः पाठे आगत शब्दान, छात्र पाठ में आगत शब्दों को कथयितुम माने कहने के लिए समर्थाः भवेयुः, समर्थ होने चाहिए। इत्यर्थम तेषाम सहायम, इसके लिए उनकी सहायता होनी चाहिए। तो नहीं, ये संकीर्ण उत्तर है। आए हुए पाठ में शब्दों का केवल जो है
उनको ही कहने के लिए वो समर्थ बने, इसी में हम उनकी सहायता एज ए टीचर करते रहें, तो ऐसा नहीं है। आगे देख लेते हैं। छात्राः पाठित पंक्तिम, छात्र जो पाठित पंक्ति है या पढ़ी हुई पंक्तियां हैं, संकेत द्वारा स्पष्टीकर्तुम, उनको संकेत के द्वारा स्पष्ट करने के लिए समर्थाः भवेयुः, समर्थ होने चाहिए। इत्यर्थम शिक्षणम, इसके लिए शिक्षण होना चाहिए। तो ये भी अच्छा उत्तर नहीं, इसका समुचित उत्तर नहीं है। छात्राः, अगला विकल्प, छात्राः पाठ्य वस्तु उच्चैः पठितुम समर्था, केवल उच्च रूप से पढ़ने के लिए, उच्च स्वर में पढ़ने के लिए असमर्थ हो जाएं, क्यों, उसका अर्थ न ग्रहण करें। तो वाचन कौशल के संदर्भ में जो हमारा सही, इसका समुचित उत्तर होगा वह होगा आपका पहला, कि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पढ़ने के संदर्भ में, कि मौन वाचन में कुशल हो जाए, जो कि गंभीर अर्थ का ग्रहण जो होता है वो मौन वाचन में ही होता है। पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया। और अवबोधनात्मक प्रश्न भी जो है पूछते हैं बच्चे इस संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मकम शिक्षणम अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण है, क्या है, अतिरिक्त शिक्षणम नहीं, ऐसा कोई अतिरिक्त शिक्षण नहीं है कि उसको क्लास के बाद दीजिए, या कह लें कि आप स्कूल टाइम के बाद दीजिए, या संडे को बुला करके बच्चों के दीजिए, ऐसा कोई उपचारात्मक शिक्षण नहीं। दूसरा, निदानात्मक अधिगमनात्मक रिक्ति पूर्णम च, यानी निदान और कैसा, अधिगमनात्मक रिक्तिम, जो अधिगम में रिक्तियां रह जा रही हैं, कमियां रह जा रही हैं, उनको पूरा करने के लिए। हाँ, तो ये बात सही है। तीसरा, प्रतिभाशालीभ्य छात्रेभ्य शिक्षणम, प्रतिभाशाली छात्रों का शिक्षण है। देखिए इस उत्तर को भी संकुचित कर दिया उन्होंने, केवल प्रतिभाशाली छात्र का शिक्षण नहीं है ये समस्त को इंक्लूड करता है। प्रतिभाशाली भी किसी समस्या में आ सकता है शिक्षण के दौरान, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आ गया कि नहीं समझ में आया उसको, तो वहाँ भी उपचारात्मक शिक्षण होगा, और एक सामान्य बच्चे के संदर्भ में भी होगा। चौथा विकल्प, पाठ्यक्रमोत्तरम शिक्षणम, पाठ्यक्रम से के बाद का शिक्षण है, ये पाठ्यक्रम से इतर शिक्षण है, तो ऐसा भी नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 143, काव्य कक्षायाम एका अध्यापिका छात्रान एकम गीतम श्रावयति, काव्य की कक्षा में, कविता की कक्षा में कह लीजिए, कविता वहाँ चल रही है, काव्य पाठ हो रहा है। एक अध्यापिका छात्रों को एकम गीतम, एक गीत, श्रावयति माने सुनाती है। तत्पश्चात ते गीतम उच्चैः पठितम, ते गीतम उच्चैः पठन्ति, वे अर्थात बच्चे गीतम उच्चैः पठन्ति, गीत को उच्च स्वर में पढ़ते हैं। एतत् पश्चात, और इसके बाद, समूह में, केचन छात्राः, कुछ छात्र, गीतानुसारम नृत्यन्ति, गीत के अनुसार नृत्य करते हैं। केचन गीतम गायन्ति, कुछ जो है वो गीत गाते हैं। अध्यापिका भी तान गीतम अधिकृत्य, उनके गीत को अधिकृत करके, भावानुसारम, भाव के अनुसार, चित्राणि रचयितुम प्रेरयति, चित्रों की रचना करने के लिए उनको प्रेरित करती है। अब आपका यहाँ प्रश्न शुरू होता है कि अध्यापिका एतादृशीं पद्धतिं किमर्थम अनुसरति, कि अध्यापिका एतादृशीं, इस तरह की पद्धति को किमर्थम, किस लिए, अनुसरति, अनुसरण कर रही है। पहला विकल्प, छात्राः पठनम न इच्छन्ति, छात्र पढ़ने की इच्छा नहीं करते हैं, अतः गतिविधि द्वारा छात्रान व्यस्ती कर्तुम, गतिविधि के द्वारा छात्रों को व्यस्त करने के लिए अध्यापिका सहायम प्राप्नोति, सहायता प्राप्त कर रही है गतिविधियों के माध्यम से। तो ये विकल्प नहीं होगा भैया, कि पठनम न इच्छन्ति और गतिविधि के द्वारा व्यस्त कर रही है अध्यापिका, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, प्रत्येकम छात्रः विशिष्ट शैल्या पठति, प्रत्येक छात्र विशिष्ट शैली से पढ़ता है, बिल्कुल शिक्षा में ये स्वीकार्य बात है। अतः अध्यापिका, इसलिए अध्यापिका तैहि, उनके द्वारा
सॉरी, तै ही विधिभिः, उन विधियों के द्वारा अधिगमन में सहायम करोति। एतैः विधिभिः, इन विधियों के द्वारा अधिगमन में सहायता, छात्र की सहायता करती है वह अध्यापिका। तो ठीक बात है, इन तमाम विधियों के द्वारा नृत्य और उच्च रूप से उसका वाचन करना, गीत गाना, ठीक है, भावानुसार चित्रों की चित्र निर्माण की गतिविधि। ठीक, तो ये उत्तर अभी तक ठीक लग रहा है, लेकिन आगे भी देखते हैं। विभिन्न विधियों के द्वारा छात्राः प्रतियोगितार्थम, प्रतियोगिता के लिए प्रेरिताः भवन्ति, प्रेरित होते हैं, भवन्ति है लट लकार। और क्या है, परीक्षायाम च तेषां श्रेणी उन्नता भवति, और परीक्षा से उनकी जो श्रेणी है वो उन्नत होती है। तो प्रतियोगितार्थम प्रेरिता नहीं, प्रतियोगिता के प्रति प्रेरित हो रहे हैं यहाँ पर नहीं, वो सहज स्वाभाविक रूप से जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। ठीक है, प्रतियोगिता की दृष्टि नहीं है। चौथा, यदा छात्राः गतिविधिषु व्यस्ताः भवन्ति अध्यापिका अपि विश्रामार्थम अवकाशम प्राप्नोति। देखिए उत्तर को फिर इन्होंने संकीर्ण छोटा बना दिया। यदा छात्राः, जब छात्र गतिविधिषु व्यस्ताः भवन्ति, गतिविधियों में व्यस्त होंगे, तो अध्यापिका को क्या होगा, अध्यापिका भी अपि माने भी विश्रामार्थम, विश्राम के लिए अवकाशम प्राप्नोति, उसको भी अवकाश मिल जाएगा विश्राम के लिए। तो ऐसा भी नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि हर छात्र अपनी विशिष्ट शैली से पढ़ता है, अतः अध्यापिका एतैः विधिभिः, यानी इन विधियों के द्वारा अधिगमन में सहायता प्राप्त कर रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 144, परीक्षणम महत्वपूर्णम भवति, परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। पहला विकल्प, कक्षायाम श्रेष्ठ छात्रम संज्ञातुम, परीक्षण यानी टेस्ट जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण होता है, सवाल ये। पहला विकल्प, कक्षा में श्रेष्ठ छात्र की जानकारी, संज्ञातुम मानी जानकारी के लिए, तो कि हमें पता चल जाता है कि कक्षा में श्रेष्ठ छात्र कौन है, तो नहीं ऐसा, ये तो सतही आंसर है बिल्कुल। दूसरा, प्रतिपुष्टिम अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम, हाँ ठीक बात है, प्रतिपुष्टिम शब्द आया यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। फीडबैक शब्द है ये इंग्लिश में, प्रतिपुष्टि। यहाँ परीक्षा के द्वारा आपको फीडबैक मिल जाता है, और उस फीडबैक के आधार पर आप जो है उपचारात्मक कार्य यानी जो रेमेडियल टीचिंग है वो करते हैं। तो बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अग्रिम कक्षार्थम छात्रोन्नत्यर्थम, अग्रिम कक्षा में छात्र की उन्नति के लिए होती है परीक्षा, नहीं भाई, संकुचित उत्तर है। चौथा, भय द्वारा छात्रान प्रेरयितुम, भय के द्वारा छात्रों को प्रेरित करने के लिए परीक्षा होती है, डरा दीजिए उनको और बाद में वो प्रेरित हो जाए कि नहीं अब पढ़ना है, क्योंकि हम फेल हो गए या अनुत्तीर्ण हो गए या नंबर कम आ गए, भय पैदा करने, तो ऐसा नहीं है। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। श्रावय माम अहम विस्मरामि, मुझे सुनाइए, ठीक है, क्यों, क्योंकि श्रावय माम माने मुझे, श्रावय सुनाइए, क्यों, क्योंकि अहम विस्मरामि, मैं विस्मृत होता हूँ, यानी मैं भूल जाता हूँ। एक कोई बच्चा है जो अपनी बात को इस तरह से रख रहा है, या कोई व्यक्ति आप मान लें कि श्रावय माम अहम स्मरामि, शिक्षय माम अहम स्मरामि, शिक्षय माने मुझे शिक्षा दीजिए, सिखाइए, माम माने मुझे, क्यों, क्योंकि अहम स्मरामि, मैं स्मरण करना चाहता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ कह लीजिए, ठीक है, मैं स्मरण करता हूँ। योजय माम अहम अवगच्छामि, योजय माने जोड़िए मुझको, किससे, सिखाने से, सीखने से मुझको जोड़िए, क्यों, क्योंकि अहम अवगच्छामि, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अस्य कथनस्य किम सार्थक्यम अस्ति, अस्य कथनस्य, इस कथन का किम सार्थक्यम, क्या सार्थक्य अस्ति है। पहला, छात्राः श्रुतं तथ्यम
शीघ्रम विस्मरन्ति, छात्र श्रुतम माने सुने हुए, तथ्यम तथ्य को, शीघ्रम जल्दी ही, विस्मरन्ति भूल जाते हैं। अतः छात्रेभ्यः मौखिक रूपेण, अतः छात्रेभ्यः छात्रों के द्वारा मौखिक रूपेण यानी मौखिक रूप से, किमपि न कथनीयम कुछ भी कहने योग्य नहीं, मौखिक रूप से कुछ भी कहने योग्य या बताने योग्य कह लीजिए कि नहीं है, क्योंकि छात्र क्या कहते हैं कि जैसे ही सुनते हैं मौखिक रूप से बाद में भूल जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में। या फिर आपका दूसरा विकल्प है अधिगमनस्य प्रोन्नत्यर्थम शिक्षार्थिनः, अधिगमन यानी अधिगम के प्रोन्नत्यर्थम उन्नति के लिए, शिक्षार्थिनः शिक्षार्थियों का, गतिविधियों में भागम स्वीकुर्युः शिक्षार्थियों को गतिविधियों में भाग स्वीकार करना चाहिए, इत्यर्थम छात्राः प्रेरितव्याः इसके लिए छात्र जो हैं प्रेरित करने योग्य हैं। तो बिल्कुल अभी तो ये आंसर सही लग रहा है। आगे देखते हैं। छात्राणाम स्मरण शक्ति संशोधनार्थम, छात्रों के स्मरण शक्ति के संशोधन के लिए शिक्षकाणाम शिक्षकों का दृढ़ानुदेशनानि आवश्यकानि, दृढ़ अनुदेशन, कठोर अनुदेशन, ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कठोर हो वह आवश्यकानि आवश्यक है। तो नहीं, ये विकल्प सही नहीं है हमारा, क्योंकि ये ज़्यादा बल दे रहा है कठोर इंस्ट्रक्शन पर, इसलिए एकांगी हो रहा है। चौथा, अधिगमन अपेक्षया शिक्षणम महत्वपूर्णम, अधिगम की अपेक्षा शिक्षण महत्वपूर्ण है। यहाँ इस अंतिम विकल्प पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि अधिगम की अपेक्षा शिक्षण को यहाँ महत्वपूर्ण बताया गया, ठीक। तो ये विकल्प जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि अगर आप शिक्षण को महत्वपूर्ण बता दें, यानी टीचिंग को, लर्निंग की अपेक्षा टीचिंग को महत्वपूर्ण बता दें, तो आप खुद से सवाल करें कि अगर टीचिंग इतनी इम्पोर्टेंस रखती है तो क्या हर टीचिंग के बाद लर्निंग हो ही जाएगी? ये आवश्यक तो नहीं। तो इस तरह से आप ये कहें कि अधिगम की अपेक्षा शिक्षण महत्वपूर्ण है, तो ऐसा नहीं है। इस वजह से ये विकल्प खारिज हो जाएगा। तो अंततः जो हमारा सही विकल्प होगा प्रश्न संख्या 145 का, वह होगा दूसरा, अधिगमनस्य प्रोन्नत्यर्थम शिक्षार्थिनः गतिविधिषु भागम स्वीकुर्युः इत्यर्थम छात्राः प्रेरितव्याः। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146, अनुदेशन काले यानी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन पीरियड, अनुदेशन समय में अधिगमन प्रगति प्रक्रियाया, अधिगम की प्रगति की प्रक्रिया का निर्देशनम, निर्देशन यानी इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, शिक्षार्थिभ्यः च और शिक्षार्थियों के द्वारा निरंतर प्रतिपुष्टि पोषणम, शिक्षार्थियों के द्वारा निरंतर पुष्टि पोषण, या कह लें कि प्रतिपुष्टि पोषण यानी फीडबैक, किम कथ्यते क्या कहा जाता है, मीन्स अधिगम की जो प्रगति की प्रक्रिया चल रही है, अधिगम अभी चल ही रहा है और उसमें शिक्षार्थियों के द्वारा जो फीडबैक मिल रहा है उसको आप क्या कहेंगे। तो पहला है निकष संदर्भित मूल्यांकनम यानी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकनम फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीसरा मानक परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और चौथा मानक संदर्भित परीक्षणम यानी नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। तो देखिए जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा आपका दूसरा, रचनात्मक मूल्यांकन। जहाँ तक रचनात्मक मूल्यांकन की बात है तो कह लें कि आप ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम या कह लें शिक्षण विधि या पाठ्यवस्तु या शिक्षण सामग्री आदि के मूल्यांकन से है जिसके आधार पर सुधार करना जो है वो संभव है। तो सवाल उठता है कि होगा कैसे ये? तो होगा जब आप लर्निंग के प्रोसेस में लगे रहेंगे और बीच बीच में आप सीखते रहेंगे, यानी ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग पीरियड जब अधिगम चल रहा है, उसी की बात यहाँ ऊपर कही गई है कि अनुदेशन काल में
और निरंतर जो है वो आपको फीडबैक मिलता है, तभी आप एज ए टीचर एक रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे होते हैं। हालांकि इस प्रश्न के सभी विकल्प कुछ विस्तार की अपेक्षा हमसे रखते हैं, परंतु यहाँ हम केवल 2-3 पंक्तियों में इनको समझते चलेंगे कि निकष संदर्भित मूल्यांकन क्या है, मानक परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण। देखिए, जैसा कि इस शब्द से ही क्लियर है कि क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट होता है, यानी कि यहाँ कोई एक क्राइटेरिया रख दिया जाता है और उस क्राइटेरिया को रख करके फिर परीक्षण किया जाता है, तो वही हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट कहलाता है। और क्राइटेरिया के रूप में जहाँ तक रखने की बात है, तो आप अपने जो है वो विशिष्ट जो शिक्षण उद्देश्य हैं उसी को आप रखते हैं। मान लीजिए आपका विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य संज्ञा, क्रिया इत्यादि की पहचान है, तो आपने एक वाक्य दे दिया बच्चे को और उससे आपने वहाँ प्रश्न एक दिया कि इसमें क्रिया, कर्ता, कर्म आदि बताइए आप कौन कौन है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कह लीजिए कि निकष संदर्भित या क्राइटेरिया लेकर के एक क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट आप कर रहे हैं। अब जहाँ तक चौथे विकल्प मानक संदर्भित परीक्षण की बात है, तो इसमें मोटे तौर पर आप ये समझें कि इसमें छात्र के द्वारा किसी विषय में अर्जित कुल ज्ञान को ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए वो उसने कोई पेपर दिया या टेस्ट दिया और उसमें जो उसने प्रश्न सही किए, तो उस परिणाम में उसके प्रश्नों की सही संख्या क्या है जो उसने सही हल किया है। ठीक, तो कुल मिलाकर इस मानक संदर्भित परीक्षण में जो है हम समूह में सापेक्षिक स्थिति हम जो है हमें पता चलती है, जबकि निकष में सामूहिक स्थिति का पता नहीं चलता। और भी तमाम बातें हैं इन दोनों के संदर्भ में, तो कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब जैसे मानक के लिए नॉर्म ये टर्म आता है, तो नॉर्म जो है इसके निर्धारण के लिए या कह लें हम निर्माण के लिए हमें एक न्यायादर्श चुनना का चयन करना होता है। फिर उस पॉपुलेशन से, मतलब हम एक सैंपल लेते हैं इस पॉपुलेशन से, तो ये सब बातें बहुत विस्तार में जाएंगी, इसलिए जो कि यहाँ की समीचीन नहीं है, तो मोटे तौर पर इतना पर्याप्त है। अब जहाँ तक इस मानक परीक्षण या स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात है, तो आप मान लें कि ऐसे टेस्ट जिसमें जो है क्वेश्चंस का जो चयन होता है, सिलेक्शन होता है, वो कुछ आनुभविक प्रमाणों या जिन्हें एम्पिरिकल एविडेंसेस कहा जाता है उनके आधार पर होता है। यहाँ इस पर टेस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा या इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, अंकों को प्रदान करने की विधि क्या होगी, उसकी विश्वसनीयता या वैधता क्या होगी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, तो ये सब सुनिश्चित की जाती हैं। मोटे तौर पर आप जान लें कि इसमें अधिकांशतः केवल जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो कंसीडर किए जाते हैं मानक परीक्षण में। तो इस प्रश्न के लिए इतना पर्याप्त है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका दूसरा। आगे बढ़ते हैं। कीदृशाः प्रश्नाः छात्र चिंतन कौशलम न उन्नयति। कीदृशाः यानी किस प्रकार के प्रश्नाः प्रश्न छात्र के चिंतन कौशल का न उन्नयति उन्नयन नहीं करते हैं, अर्थात छात्र के चिंतन को कौशल को बढ़ाते नहीं हैं। पहला, केवलम पाठ्यवस्तु पाठनाधारित प्रश्नाः। देखिए केवलम आ गया, पाठ्यवस्तु पर के पठन पर आधारित प्रश्न, तो फौरी तौर पर यही होगा, लेकिन पढ़ ही लिया जाए। दूसरा विकल्प तार्किक प्रश्न, हाँ ये चिंतन कौशल को बढ़ाते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न भी बढ़ाते हैं, व्यक्तिगत चिंतनात्मक प्रश्न भी बढ़ाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, यही चिंतन कौशल की उन्नति नहीं करता, आपका पहला विकल्प। आगे प्रश्न संख्या 148, निम्नलिखितेषु किम समाविष्ट कक्षया संबद्धम न
माने कौन सा समाविष्ट कक्षा, या जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, ज़्यादातर समावेशी शब्द इसके लिए आता है, समावेशी कक्षा, कौन सा समावेशी कक्षा से संबद्ध नहीं है। तो आइए इसके विकल्प देखते हैं। सहानुभूति यानी सिंपैथी, समानुभूति एम्पैथी, सहयोग यानी कोऑपरेशन, और सहकार्यता यानी कोलैबोरेशन। हाँ, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसका उत्तर आपको बता दूं कि उत्तर क्या होगा, फिर डिस्कस करते हैं कि उत्तर क्यों वही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सहानुभूति। सहानुभूति जो है वो समावेशी कक्षा से संबद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सिंपैथी और एम्पैथी दो वर्ड आए हैं यहाँ पर। इन दोनों के बीच के अंतर को एक उदाहरण से आप समझ लें। मान लीजिए आपके फादर जो हैं वो अभी जीवित हैं, और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि आपके जो मित्र है उसके फादर एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो जाहिर सी बात है आप उसके घर पहुंचते हैं शोक संवेदना के लिए। तो जब आप उसके पास खड़े होकर के उससे अपनी संवेदना जाहिर कर रहे होते हैं, दुख प्रकट कर रहे होते हैं, वह है सहानुभूति। अभी आपको मैं बता रहा हूँ क्यों। तो वह हो गई सहानुभूति। लेकिन अब दूसरी एक परिस्थिति जो है सिचुएशन आप क्रिएट करें कि मान लीजिए आपके फादर आज इस दुनिया में नहीं है, और तभी कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि आपके किसी मित्र के भी पिता जो है वो गुजर गए। तो चूँकि ये चीज़ें चलनी ही हैं, जीवन में लगा रहना है, ये उदाहरण ज़्यादा सही पड़ेगा इसलिए मैंने इसका चयन किया। तो आपके फादर एक्सपायर कर चुके हैं, आप उस परिस्थिति को, आप उस दुख को झेल चुके हैं, और इसी भी पता चला कि आपके मित्र भी के पिता भी एक्सपायर कर गए। अब आप जब पहुंचते हैं तो जो आपकी स्थिति होती है वह अब सहानुभूति की नहीं रह गई, अब वो समानुभूति यानी एम्पैथी की हो गई। ठीक है, यही अंतर है सहानुभूति में और समानुभूति में, या कहें सिंपैथी में और एम्पैथी में। तो समावेशी शिक्षा में हमें सहानुभूति जो है नहीं चाहिए, हम समानुभूति की भावना से कार्य करते हैं। तो दूसरे सिचुएशन में आपने देखा कि आप अपने उस दुख के साथ उस स्वयं को आपने उस अपने मित्र के रूप में ही खड़ा पाया। ठीक, ये है। तो सिंपैथी इशारा करती है हमदर्दी या शाब्दिक रूप में सहानुभूति की ओर, यानी कि इसमें दूसरे की जो भावनाएं हैं, विशेष रूप से जो उनका कष्ट है, दुख है या समस्याएं हैं, उनकी समझ की ओर इशारा करती। और जो एम्पैथी है उसमें व्यक्ति जो है बिल्कुल अपने समान भाव जो है उसके हो जाते हैं उस स्थिति में। ठीक है, यानी अन्य की भावनाओं की को समझने की क्षमता का विकास या तादाद में स्थापित हो जाता है, यूँ कह लें आप, ये अच्छा शब्द है, तादाद में स्थापित हो जाता है। तो समावेशी कक्षा में जब एज ए टीचर आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ बच्चे के साथ एम्पैथी यानी तादाद में आपका स्थापित होना चाहिए। ठीक है, और सहानुभूति नहीं, क्योंकि सहानुभूति में थोड़ा सा कह लें आप एक अलग सा भाव होता है। ठीक, आइए अपने दूसरे दोनों विकल्पों को भी थोड़ा समझ लेते हैं, सहयोग, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को। देखिए, जैसे वहाँ सह अनुभूति यानी साथ में अनुभूति करना और सम अनुभूति समान अनुभूति करना, इस रूप में आपने उन पदों को या शब्दों को समझा। यहाँ भी आप समझें सहयोग अर्थात साथ मिलना या जुड़ना, और सहकार्यता माने साथ मिल करके कार्य करना। तो देखिए, कोलैबोरेशन जहाँ होगा, सहकार्यता जहाँ होगी, वहाँ गोल जो होगा वो आपका एक होगा, सारे लोगों का। मान लीजिए 5 लोग आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोलैबोरेट करना है आपको वहाँ पे, तो गोल एक होगा और सारे लोग मिल करके उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, हर पर्सन का अपना महत्व होगा वहाँ पर। अब इसी चीज़ को आप सहयोग में देखें
तो सहयोग में पूरी टीम का गोल एक हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन आपका वहाँ सहयोग हो सकता है। ठीक, तो ये है सहयोग और कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के बीच का अंतर। और समावेशी कक्षा में हम इन दोनों भावनाओं को लेकर के चलते हैं, यानी हम ज़रूरत पड़ने पर कोऑपरेशन और यदि आवश्यकता पड़ रही है तो कोलैबोरेशन भी। तो इस तरह से ये जो हमारा राइट आंसर होगा 148 का पहला। बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 149, छात्राः भाषायां संप्रेषणात्मक कौशलम सहजतया प्राप्तुम। हिंदी अर्थ इसका समझते हैं। छात्राः छात्र भाषायाम भाषा में संप्रेषणात्मक कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल को सहजतया माने आसानी से सहज रूप से प्राप्त करने के लिए समर्था भवेयु समर्थ होने चाहिए। इत्यर्थम इसके लिए प्रभावपूर्ण मार्ग अस्ति, प्रभावपूर्ण मार्ग है। क्या है? पहला, व्याकरण ज्ञान नैपुण्यार्थम, यानी व्याकरण ज्ञान और नैपुण्य और अर्थ ये सभी पद आपस में मिले हुए हैं। व्याकरण के ज्ञान में निपुणता के लिए, ऐसा अर्थ होगा इसका। भाषा कौशला नाम अधिकाधिक अभ्यास, माने व्याकरण में ही निपुणता आपको प्राप्त करनी है और उसी दृष्टि से भाषा कौशलों का अधिक से अधिक आपको अभ्यास करना है। तो नहीं भैया, संप्रेषण सहज संप्रेषण कौशल के लिए व्याकरण जो है उस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। दूसरा, छात्रैः छात्रों के द्वारा विस्तृत निबंध लेखनम को विस्तृत बड़े बड़े निबंध लेखन और तेषाम माने उनका च माने और उनका पूर्ण रूपेण संशोधनम और उनका पूर्ण रूप से संशोधन करें वो, तब इससे पता चलता है कि हाँ भैया संप्रेषणात्मक कौशल बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो भाई केवल निबंध लिखने से संप्रेषण मौखिक संप्रेषण नहीं होता है। तो ये भी आंसर आपका संकीर्ण या संकुचित उत्तर हो गया। ठीक, केवल निबंध लेखन की ये बात कर रहे हैं, अन्य कई सारे मार्ग हैं। तीसरा देखते हैं, छात्रैः मानक भाषा श्रवणम, मानक भाषा का श्रवण, छात्रों के द्वारा मानक भाषा का श्रवण और तदनुगुणम और उसके अनुसार अनुकरणम यानी अनुकरण। अब देखिए, केवल मानक भाषा ला करके इन्होंने इस विकल्प को भी संकुचित किया। ठीक है, ये नहीं होगा तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। भाषा व्यवहार द्वारा यानी भाषा के व्यवहार द्वारा भाषा कौशला नाम भाषा कौशलों की समुचितः माने समुचित विकासः भवेत, विकास होना चाहिए या विकास हो। इत्यर्थम इस प्रकार अवसराणाम प्रदानम, अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अवसर प्रदान करना, यही संप्रेषण, अब ऊपर वाले आप प्रश्न में जाएं, यही संप्रेषण कौशल के सहज रूप से प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा छात्रों को। ठीक, तो इस विकल्प का जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ आपका हो गया फोर्थ। देखिए, सीटेट में एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर थोड़ा सा क्लू बता दूँ, ये वर्ड अवसराणाम प्रदानम या हिंदी में आ जाए कि अवसर प्रदान करना, तो इस प्रश्न की ओर थोड़ा सा झुके रहिएगा। हालांकि दिमाग भी लगाइएगा कि ऐसा नहीं कि ये वर्ड मीनिंग वहाँ पर आ गई तो आप तुरंत रख दीजिए कि यही राइट आंसर है। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क का प्रयोग कीजिएगा और इस जो है पद को पकड़िएगा कि अवसर प्रदान करना, तो आपके प्रश्न के सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150, अस्माकं छात्राः हमारे जो छात्र हैं क्या कर रहे हैं? तथ्यानाम संग्रहणे तथ्यों के संग्रहण में, व्यवस्थापने व्यवस्था में या कह लीजिए व्यवस्थापना में, प्रारूप निर्माणे प्रारूप निर्माण में, संपादने संपादन में, पुनर्दर्शने च माने और पुनर्दर्शन में समर्थाः भवेयु समर्थ होने चाहिए। इत्यर्थम ते प्रेरितव्याः, इस प्रकार या इसके लिए कह लें, ते माने वे, प्रेरितव्याः प्रेरित करने योग्य हैं, माने वो तथ्यों का संग्रहण करें, व्यवस्थापना करें,
प्रारूप का निर्माण, संपादन इत्यादि। या इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, पहला तथ्यानाम संग्रहण कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है, और व्यवस्थापना में यानी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रारूप निर्माण यानी ड्राफ्टिंग में, संपादन एडिटिंग में, और पुनर्दर्शन में या रिवीजन कह लीजिए उसमें समर्थ होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि अस्मिन कथने किम भाषा कौशलम, इस कथन में जो ऊपर कहा गया किम माने कौन, भाषा कौशलम भाषा कौशल निर्दिष्टम निर्दिष्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो निर्दिष्ट है वह है आपका तीसरा यानी लेखन। ये सभी जो है लेखन कौशल की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। तो लेखन में आप पहले क्या करते हैं, तथ्यों का संग्रह करते हैं यानी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करते हैं, फिर आप उसकी व्यवस्थापना यानी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर आप उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, प्रारूप बनाते हैं। ये जब लेखन कौशल हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। फिर आप एडिटिंग करते हैं, कहीं अगर कुछ रह गया छूट गया तो उसको जोड़ तोड़ उसमें करते हैं। फिर लास्ट में आप क्या करते हैं, रिवीजन उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। अंत में आपका लेखन संपादित हो जाता है। तो इस प्रकार सही उत्तर इसका तीसरा है। तो आज का वीडियो इसी के साथ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में आप सभी को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।